सभी साथियों को जय भीम। मैं मनहर मनहर, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, इंडिया। आज मैं बात करना चाहूँगा भारत में कोरोना वायरस के संबंध में केंद्र सरकार कितना गंभीर। भारत में विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला केस आता है 30 जनवरी 2020 को, और सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराती है इंडिया के अंदर में 24 फरवरी को, जिसमें लगभग 1 लाख लोग उपस्थित होते हैं और विदेशों से भी बहुत से लोग यहां पर आते हैं। जब कोरोना वायरस का पता चल गया है 30 जनवरी को, 24 जनवरी को 24 दिन के अंदर में इतना बड़ा कार्यक्रम कराने की क्या जरूरत। कोरोना में पहला मरीज की मौत होता है 9 मार्च को। इसी के बीच में पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अपने विधायकों को बेंगलुरु भेजने का काम करता है 5 मार्च को। मध्य प्रदेश में सरकार गिराया जाता है 20 मार्च को। फिर जनता कर्फ्यू का ऐलान होता है 21 मार्च को। जनता कर्फ्यू लगाया जाता है 22 मार्च को। फिर 23 मार्च को खोल दिया जाता है। 23 मार्च को मिस्टर शिवराज सिंह जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, सरकार बना लेते हैं मध्य प्रदेश में। फिर 24 मार्च से पूरे देश में, ऑल इंडिया में लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है। इस बीच में जनवरी, फरवरी और मार्च में 2 महीने के अंतराल में जितने अमीर लोग चीन में और अन्य विदेशों में जो व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए जो गए हुए होते हैं, उन सभी को, अधिकतर लोगों को सरकार अपना एरोप्लेन भेज करके वापस इंडिया बुलाती है और अपने घर भेज दिया जाता है। जबकि चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ गया होता है, उस समय भी उन्हें अपने अपने घर भेज दिया जाता है विदेशों से बुला करके। जबकि इसी देश के जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए हमारे ही देश के कोने कोने में जो दूर दूर में गए हुए हैं, उनको 2 महीने के अंदर में बुलाने का कोई योजना नहीं बनाता है, ना बुलाता है, बुलाने का काम नहीं करते हैं। मजदूर को रोजी रोटी का संकट आ पड़ता है और वे लोग भारी संख्या में गाड़ी मोटर बंद होने के, यातायात बंद होने के कारण से पैदल हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर चलने का प्रयास करते हैं, वापस आने का प्रयास करते हैं। इससे लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं और कुछ लोगों की भी जान चली जाती है। आप बताएं कितना गंभीर है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, भारत के संविधान में दिए गए समता के अधिकार का साफ साफ उल्लंघन है। हमें भारत के संविधान में कई अधिकार प्राप्त है। सरकार का भी कुछ कर्तव्य बनता है। भारत में जिसका भी सरकार बने, सरकार का कर्तव्य होता है जहां भी लोग रहते हों वहां उनके लिए रहने की व्यवस्था करें, उनकी खाने के लिए, उनके रोजगार की व्यवस्था करें, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल की व्यवस्था करें, उनके स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खुलवाने का काम करें, व्यवस्था करें, स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कराना सरकार का काम है, उनके लिए बिजली और पानी की व्यवस्था करना सरकार का काम है। चाहे किसी की सरकार बने, चाहे किसी की सरकार हो, केंद्र में हो या राज्य में, उनका ये कर्तव्य बनता है। लेकिन कितना हुआ कर्तव्य का पालन। आज सभी को
इस संविधान के तहत रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करने का अधिकार लिखा हुआ है, महिलाओं को प्रसूति का अधिकार लिखा हुआ है, समान काम समान वेतन का अधिकार, एक काम अगर कर रहे हैं तो सभी को बराबर का वेतन मिलना चाहिए, यह भी अधिकार इस संविधान में लिखा गया है। इस देश के अंदर में अनुसूची 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत यानी कि भेदभाव को समाप्त करने का की बात इसमें लिखा गया है। शिक्षा का समान अवसर प्राप्त करना की बात इसमें लिखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात इसमें लिखा गया है। लेकिन आज धर्म और संप्रदाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रहे हैं। सरकार कितना गंभीर है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, देश में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे अगर यह संविधान हमारा नहीं होता, इसमें अधिकार नहीं दिया गया होता, इसके तहत सरकार चलाने की बात नहीं की गई होती, तो आप ही समझिए आज हमारे ऊपर क्या होता। जबकि अनुसूची 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार प्राप्त है, 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करने का अधिकार प्राप्त है, 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, समान अवसर प्रदान करने की बात इसमें लिखा गया है, 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत के अंत की बात इसमें लिखा गया है, 18 में उपाधियों के अंत की बात इसमें लिखा गया है, 19 जिस अधिकार के तहत वाक अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जिसके तहत मैं अपनी बातें रख रहा हूं, और सभी लोगों को, भारत के नागरिकों को अपनी बातें शांतिपूर्वक रखकर, धरना करके, आंदोलन करके, सभा करके अपनी बातें रखने का अधिकार प्राप्त है अनुसूची 19 में। उसी के तहत मैं बोल रहा हूं, आपको भी अधिकार है, आप भी अपनी बातें रख सकते हैं। इस देश में संविधान जिंदा है, और इस संविधान जब तक जिंदा रहेगा तब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार भी जिंदा रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत हैं जो विश्व के सबसे बड़े विद्वान हैं, सबसे जानकार व्यक्ति हैं। आज इस संविधान में अनुसूची 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अपने प्राणों की सुरक्षा आप कर सकते हैं, अपने शरीर को अपने मुताबिक संरक्षित कर सकते हैं। 21 का में शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूची 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। किसी को भी आप जबरदस्ती गलत व्यापार नहीं करा सकते, जबरदस्ती किसी को हीन कार्य नहीं करा सकते, किसी को आप जबरन कोई जूता चप्पल बनाने का काम, साफ सफाई का काम आदि काम आप नहीं करा सकते। उसके मन के विरुद्ध, उसके इच्छा के विरुद्ध आप कोई भी काम नहीं करा सकते। अनुसूची 26 में धार्मिक कार्यों में के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य के प्रबंध कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के कार्यक्रम के प्रबंध कर सकता है, यह अधिकार अनुसूची 26 में दिया गया है। अनुसूची 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया। अल्पसंख्यक ईसाई, सिख, मुस्लिम
बौद्ध इन लोगों को भी शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है, उसमें अपना वर्चस्व रखने का भी अधिकार इसमें प्राप्त है अनुसूची 30 के तहत। अनुसूची 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सभी को बराबर न्याय प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। निःशुल्क, बिना शुल्क के आपको विधिक सहायता यानी कि वकील लेने का भी अधिकार इसके तहत प्राप्त है। अनुसूची 42 में काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, महिलाओं को प्रसूति के लिए व्यवस्था करने की बात इसमें लिखा गया है। उन्हें प्रसूति छुट्टी देने का भी अधिकार इस संविधान के तहत प्राप्त है। अनुसूची 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, अनिवार्य प्रावधान किया गया है। अनुसूची 47 पोषाहार, जिसको भी आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा पोषाहार के तहत छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, वह बात भी 1950 में ही लिख दिया गया है। इस संविधान के अधिकार के तहत आपको प्रदान किया जाता है। पर्यावरण की संरक्षण का अधिकार 48 क में समाहित है। संवर्धन, वन रक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा करने का कर्तव्य भी इसमें लिखा गया है। सारी बातें जब इस संविधान में लिख दी गई है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व विधानसभाओं में, लोकसभाओं में अनिवार्य, जिसको आप लोग आरक्षण कहते हैं, उसके तहत महिलाओं को भी भागीदारी की बात अनुसूची 330 और 332 के तहत इसमें दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग संविधान को पढ़िए और संविधान को पढ़ करके भारतीय दंड संहिता का भी आप अध्ययन कीजिए और समय लगे तो अच्छे अच्छे पुस्तकों का आप लोगों को भी ज्ञान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने हक और अधिकार लेने के लिए सशक्त हो जाएं, आप ज्ञान अर्जित कर सकें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार को, जिसने स्वास्थ्य की अच्छा व्यवस्था कराने का काम किए। धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के डॉक्टर और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, और जो कोरोना वायरस के युद्ध में जितने भी काम कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने अभी आज 21 अप्रैल तक बहुतों को स्वस्थ करने का काम किए हैं, और एक भी केस, कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत की सूचना अभी तक नहीं आया है। और बधाई देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ वासियों को। छत्तीसगढ़ भारत में पहला राज्य है जहां के स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर्स विदेशों में भी अपनी नाम कमाए हैं। विदेश भी अचंभित है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के भी लोग रहते हैं जहां कोरोना का एक भी मौत नहीं होने दिया गया। इसके लिए मैं सभी लोगों को और छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय भीम।